आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लैब न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज हम आप लोगों के साथ में जिन विषयों पर मैं चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय आज बिल्कुल ही अलग विषय है। इस विषय पर मैंने आज तक आप लोगों के साथ कोई चर्चा नहीं किया, ना ही इस विषय की ओर किन्हीं का ध्यान जा रहा है। यह विषय है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम सचमुच समृद्ध हुए हैं या कर्ज के जाल में उलझते चले जा रहे हैं। बदलते हिंदुस्तान की आर्थिक सामाजिक तस्वीर पर में यह एक गंभीर संपादकीय विमर्श है। मैं पिछले 32 सालों से यानी 1994 से लेखन का कार्य करते आ रहा हूँ और मैं पिछले 32 सालों से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ और उस 32 सालों में हमने जो अनुभव किया है मैं अपनी अनुभव आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ। आज हम जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहे हैं वह ना तो किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष का प्रश्न है और ना ही किसी चुनावी बहस का यह हिस्सा है। यह हिस्सा हमारे घरों के भीतर का विषय है। हमारे यहाँ जीवन, हमारी सोच, हमारी सामाजिक संरचना, हमारी आर्थिक आदतें और हमारी बदलती हुई प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ यह विषय है। यह ऐसा विषय है जिस पर शायद हम खुलकर कभी भी बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिसकी चुभन आज हिंदुस्तान के लगभग हर परिवार के भीतर कहीं ना कहीं मौजूद जरूर है। आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले का हिंदुस्तान और आज का यह हिंदुस्तान दोनों की आर्थिक तस्वीरों में ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि उस समय देश की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर थी। किसान ही वास्तविक अर्थव्यवस्था की धुरी हुआ करती थी। खेतों में वर्षा के भरोसे किसान का खेत हुआ करता था। सूखा पड़ जाए तो संकट, बाढ़ आ जाए तो भी संकट, कभी ओलावृष्टि का संकट तो कभी कीट का प्रकोप, परंतु सरकार के द्वारा समय समय पर में इसके लिए कुछ राहत ज़रूर दी जाती थी, कुछ मुआवजा ज़रूर दी जाती थी, लेकिन उससे उनके जीवन की दशा में कोई सुधार नहीं हो पाता था। लोगों के पास में धन काफ़ी कम था, लेकिन आवश्यकताएं भी सीमित थी। हमारी इच्छाएं छोटी थी, हमारा संतोष बड़ा था। गांव में कच्चे घर होते थे, साइकिल साधन हुआ करती थी, रेडियो मनोरंजन का माध्यम हुआ करता था और त्योहारों पर में नए कपड़े मिल जाना यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि समझी जाती थी। परिवार सीमित संसाधनों में भी खुश रहना जानता था। उस दौर में व्यक्ति अपनी आय के अनुसार में जीवन जीता था, ना कि
अपनी इच्छाओं के अनुसार। उस समय समाज में एक धारणा बहुत गहराई से स्थापित थी कि यदि किसी व्यक्ति पर में कर्ज है तो वह व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है। कर्ज लेना व्यवस्था का एक प्रतीक माना जाता था। जो लोग कहते थे कि अमुक व्यक्ति पर में इतना कर्ज है, अर्थात वह उतना ही माइनस में है। कर्जदार व्यक्ति के प्रति सहानुभूति हुआ करती थी, क्योंकि यह माना जाता था कि उसने मजबूरी में कर्ज लिया है। बैंकों की भूमिका उस समय अलग थी। बैंक आसानी से छोटे लोगों को ऋण नहीं देते थे। बैंक की शाखाएं भी सीमित थी। बैंक ऋण लेने की प्रक्रिया भी काफ़ी कठिन थी। बैंक यह सुनिश्चित पहले करता था कि जिस व्यक्ति को ऋण दिया जा रहा है उसे लौटाने की क्षमता भी है या नहीं। परिणामस्वरूप समाज में कर्जदारों की संख्या भी सीमित थी और बचत करने वालों का उस समय सम्मान हुआ करता था। उस समय बैंकों में जमा राशि पर में भी अच्छा ब्याज मिलता था। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी जीवन भर की कमाई में से 1 लाख रुपये बैंक में जमा कर देता था तो उसे इतनी मासिक ब्याज प्राप्त हो जाया करती थी कि वह सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर पाता था। उसका मूलधन सुरक्षित रहता था और उसे यह भरोसा रहता था कि संकट की घड़ी में उसके पास में संचित पूंजी उपलब्ध है। लेकिन धीरे धीरे आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था ने हमारे सामाजिक व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया। बचत की संस्कृति धीरे धीरे खर्च की संस्कृति में बदलने लगी। बैंकों की नीतियां बदलने लगी। ब्याज दरें कम होने लगी। जहां पहले लोगों को बचत के लिए प्रेरित किया जाता था, अब वहीं उन्हें अधिकाधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। यहीं से शुरू होती है हमारी ईएमआई आधारित अर्थव्यवस्था की नई कहानी। एक समय दुकानों के बाहर में लिखा होता था, आज नगद कल उधार, कृपया उधार मांग करके शर्मिंदा ना करें। आज वही दुकान बड़े बड़े अक्षरों में लिखती है, नो ईएमआई कॉस्ट, 0 डाउन पेमेंट, ऋण तुरंत सुविधा, बिना गारंटी लोन उपलब्ध, उधारी चालू है। आज आपके पास में नगद पैसा नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं। मोबाइल चाहिए ले जाइए, फ्रिज चाहिए ले जाइए, वॉशिंग मशीन चाहिए आप अपने साथ ले जाइए, टीवी, लैपटॉप, बाइक, कार, फर्नीचर जो भी चाहिए आप सब कुछ आसान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यहाँ तक कि छुट्टियाँ मनाने और शादी करने और विलासिता की वस्तुएं खरीदने तक के लिए भी ऋण उपलब्ध हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सुविधा है या धीरे धीरे फैलता हुआ आर्थिक जाल। आज के नए हिंदुस्तान में स्थिति यह है कि शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जो किसी ना किसी प्रकार की ईएमआई से जुड़ा हुआ नहीं होगा। किसी के ऊपर गृह ऋण है, किसी के ऊपर वाहन ऋण, किसी के ऊपर में शिक्षा ऋण, तो किसी के ऊपर में व्यक्तिगत ऋण और कई लोगों के पास में तो एक साथ कई क्रेडिट कार्ड हैं। पहले लोग
वेतन का इंतजार परिवार की ज़रूरत पूरी करने के लिए किया करते थे, परंतु आज बड़ी संख्या में लोग वेतन का इंतजार इसलिए करते हैं कि उनकी ईएमआई समय पर में कट जाए। एक ईएमआई घर की, दूसरी गाड़ी की, तीसरी मोबाइल की, चौथी बच्चों की पढ़ाई की, पांचवी व्यक्तिगत ऋण की, कई बार तो पूरी आय का बड़ा हिस्सा इन किस्तों में ही चला जाता है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब किसी कारणवश ईएमआई समय पर में नहीं कट पाती है। कभी बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं रह पाती है, कभी किसी की नौकरी चली जाती है, कभी किसी को व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी बीमारी आ जाती है, परिणामस्वरूप लेट फीस लगती है, जुर्माना बढ़ता है और साथ ही साथ व्यक्ति का सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है। उसके वित्तीय चरित्र पर में एक अस्थायी दाग लग जाता है और भविष्य में ऋण प्राप्त करना उसके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी त्रासदी केवल इतनी है कि लोग कर्ज ले रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब कर्ज हम पुराने ईएमआई को चुकाने के लिए नया कर्ज लेने की संभावनाएं तलाशने लगते हैं। क्रेडिट कार्ड का भुगतान करने के लिए हम पर्सनल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन की किस्त भरने के लिए टॉप अप लोन लेते हैं और वाहन ऋण की किस्त चुकाने के लिए रिश्तेदारों से उधार। और जब सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं तब हम डिजिटल लोन ऐप्स का सहारा लेना शुरू करते हैं और हम बिल्कुल मकड़ी की जाल की तरफ फंसते चले जाते हैं। शुरुआत में यह जाल हमें दिखाई नहीं देता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह स्थिति को संभालेगा। वह सोचता है कि अगले महीने सब कुछ ठीक हो जाएगा, बोनस मिल जाएगा, वेतन बढ़ जाएगा, व्यापार सुधर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे दूसरे ऋण को जन्म दे देती है और व्यक्ति ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां से बाहर निकलना उसके लिए असंभव हो जाता है। इसके बाद में शुरू होता है मानसिक दबाव का दौर। बैंकों की कॉल, रिकवरी एजेंटों का संदेश, परिचितों के सामने आर्थिक असमर्थता का भय, बच्चों के भविष्य की चिंता, परिवार की अपेक्षाएं और समाज में प्रतिष्ठा खोने का डर व्यक्ति को भीतर से तोड़ने लगता है। आर्थिक संकट धीरे धीरे मानसिक संकट का रूप ले लेता है। पिछले 32 वर्षों से वर्ष 1994 से लेकर के आज तक निरंतर पत्रकारिता और जन सरोकारों के मुद्दे पर मैं लेखन करते हुए तथा अनेक सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के दौरान मैंने यह भी पाया है कि आत्महत्या से जुड़े अनेक मामलों में आर्थिक दबाव एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में सामने आया है। यह कहना उचित नहीं होगा कि प्रत्येक आत्महत्या का कारण केवल ऋण होता है, क्योंकि इसके पीछे मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक तनाव, सामाजिक अलगाव और अन्य जटिल परिस्थितियां भी होते हैं। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि बढ़ता हुआ दबाव, असहायता की भावना और भविष्य के प्रति निराशा कई लोगों को गहरे अवसाद की ओर धकेलती जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को लगता है कि उसके सामने सारे विकल्प
समाप्त होते जा रहे हैं, उसे भय होता है कि यदि वह ऋण नहीं चुका पाया तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। वह स्वयं को असफल मानने लगता है। यह स्थिति किसी भी संवेदनशील समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यहीं पर में परिवार, समाज, बैंकिंग व्यवस्था और शासन प्रशासन की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आर्थिक असफलता जीवन की असफलता नहीं होती। ऋण का संकट एक वित्तीय समस्या है, जीवन का अंतिम सत्य नहीं। यदि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में है तो उसे सहयोग, परामर्श, पुनर्गठन और संवेदनशील व्यवहार की आवश्यकता होती है, न कि अपमान और सामाजिक बहिष्कार की। हमें अपने बच्चों को आज यह सिखाना होगा कि सफलता का अर्थ केवल महंगी वस्तुओं का संग्रह नहीं, वास्तविक समृद्धि वह है जिसमें व्यक्ति अपनी आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रख सके, आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझ सके, बचत की आदत विकसित कर सके और संकट के समय भी मानसिक रूप से स्थिर रह सके। हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना होगा कि क्या हम वास्तव में पहले से अधिक खुश हैं? क्या हमारी प्रगति ने हमें मानसिक शांति दी भी है या नहीं? क्या हम बचत की संस्कृति से दूर होकर ऋण की संस्कृति को सामान्य बना चुके हैं? क्या हम अपने बच्चों को आर्थिक अनुशासन सिखा रहे हैं या केवल उपभोग की अंधी दौर में धकेलते जा रहे हैं? विकास का अर्थ केवल चमकदार बाजार, ऊंची इमारतें और बढ़ती खपत नहीं हो सकता। किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उनके नागरिकों की आर्थिक आत्मनिर्भरता, मानसिक संतुलन, सामाजिक संवेदनशीलता और भविष्य के प्रति विश्वास में निहित होता है। यदि प्रगति के नाम पर में ऐसा समाज हम बना रहे हैं जहां लोग जीवन भर ईएमआई भरते रहे, तनाव में जीते रहे और आर्थिक असुरक्षा के भय से कभी भी मुक्त ना हो, तो हमें ठहर कर आत्ममंथन करने की जरूरत है। समय अभी भी हमारे पास है, आवश्यकता है हम बचत, संयम, विवेकपूर्ण उपभोग, आर्थिक साक्षरता और मानवीय संवेदनाओं को पुनः अपने सामाजिक जीवन का हिस्सा बनाएं। ऋण सुविधा हो सकता है, लेकिन ऋण जीवन का आधार नहीं। उपभोग आधुनिकता का प्रतीक हो सकता है, लेकिन विवेक उनके बिना अधूरा है, क्योंकि अंततः जीवन किसी भी ऋण से बड़ा होता है। आर्थिक संकट का समाधान खोजा जा सकता है, लेकिन टूटे हुए विश्वास, बिखरे हुए परिवार और खोई हुई मानसिक शांति की कीमत बहुत ही बड़ी होती है। शायद यही समय है जब हम स्वयं से यह प्रश्न पूछें कि क्या हम सचमुच समृद्ध हुए हैं या समृद्धि के भ्रम में कर्जदार होते चले जा रहे हैं। पीएसए लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक दूसरी और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। नमस्कार।